5वें दिन का जो मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट बताया जी, जिसको मैं बोलती हूँ सिकंदर हमारा, ट्विंस भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन ही है और हमें चाहिए कि हम जितना चाहे उसको अवॉइड करें। इक्सी में आप एक स्पर्म से एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं, सर्जिकली रिट्रीव कर सकते हैं स्पर्म, केवल एक नीडल डाल के, जिस प्रोसीजर को हम टीसा कहते हैं। डॉक्टर साहब इसमें भी क्या कोई आपका डाटा रहता है कि हमें फीमेल का अगर आईवीएफ करना है तो वो जो उसके एग्स हैं वो उस आईवीएफ के लिए सफिशेंट हैं या नहीं, या जो मेल के स्पर्म्स हैं वो हेल्दी या सफिशेंट हैं या नहीं, ये किस तरह से? ये देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो समझने की ज़रूरत है, वो होता है ओवेरियन रिजर्व। हाँ, मतलब कि अंडेदानी की अंडा बनाने की क्षमता। अब ये जो ओवेरियन रिजर्व है, ये हमको एक, आप समझिए कि हमारी जो अंडेदानी है वो एक बास्केट है एग्स का। हाँ, और ये जो बास्केट है ये हमारा बर्थ पे डिफाइन हो गया। जब हम पैदा हुए तो हमारे एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं, और जैसे जैसे हमारे जब पीरियड आते हैं 12 साल में बच्ची को जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उसके 1-2 साल से इसमें से अंडे हर महीने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा बास्केट है जिसमें से बाहर ही निकलते हैं अंडे, अंदर कुछ वापस नहीं जाता है। तो समय के साथ ये रिक्त होता जाता है या खाली होता जाता है। ये होता है ओवेरियन रिजर्व। इस ओवेरियन रिजर्व टेस्ट से हमें पता चलता है कि उस स्त्री की अंडे बनाने की क्षमता कितनी है ना। जहाँ तक एग की हेल्थ का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो हमें एग की हेल्थ बता दे बिफोर डूइंग आईवीएफ उसकी हेल्थ बता दे। तो क्योंकि जो एग है वो कहाँ रिलीज होता है, हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के बाहर वो आता ही आईवीएफ में है। जब हम आईवीएफ करते हैं दैट इज़ द ओनली टाइम जब वो एग आपके शरीर से बाहर आ रहा है, और तभी आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो कि जो आपका एग है वो अच्छी क्वालिटी का है, एवरेज क्वालिटी का है या पुअर क्वालिटी का है, जिसको आप हेल्थ जैसा कह रही हैं, है ना। इसी के, और अगर आप मेल का देखें तो मेल का जो है सीमन वो आराम से बाहर देखा जा सकता है जी, तो उसके सारे पैरामीटर्स चेक किए जा सकते हैं। तो जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम स्पर्म के नंबर्स देखते हैं, है ना। तो जैसे कि 15 मिलियन पर ml का कट ऑफ होता है कि इससे ऊपर होना चाहिए नंबर। मोटिलिटी देखते हैं, तो जितने स्पर्म्स सीमन में आए उसमें से 40% से ज़्यादा मोटाइल होने चाहिए, मूव कर रहे होने चाहिए। फिर मोटिलिटी भी ऐसी होती है कि स्पर्म को जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होना चाहिए ताकि वो फर्टिलाइज कर सके एग को, तो ये 32% के करीब होना चाहिए। तो ऐसे कट ऑफ्स हैं। इसी तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर वगैरह, बट ये सब चीज़ें मेल पार्टनर में तो देखी जा सकती हैं सीमन में। फीमेल पार्टनर का हम केवल इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं आईवीएफ में लेने से पहले कि वो जो उनके एग्स कितने निकल पाएंगे कि नहीं जितने चाहिए, है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर आजकल जैसे टेक्निक्स बहुत हाई हो गई हैं, बहुत एडवांस हो गई हैं, अगर आपको स्पर्म्स में वो ग्रोथ नहीं दिखाई देती या स्पर्म्स आपको आईवीएफ के लिए सफिशेंट दिखाई नहीं देता, क्या इससे भी आगे का कोई प्रोसेस है कि अगर किसी पेशेंट को ये लगता है नहीं मुझे अपना ही बेबी चाहिए, तो उसके लिए कुछ और इन्वेस्टिगेशंस, कोई डीप या कुछ और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस? देखिए ऐसा है, इन्वेस्टिगेशंस में तो कुछ और नहीं, बट टेक्निक में डेफिनेटली है। देखिए 1978 में जैसा आपने बताया फर्स्ट आईवीएफ बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। उसके बाद 1992 में एक अलग टेक्निक का वो हुआ जिसको हम बोलते हैं इक्सी। इक्सी क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो उसमें क्या किया जाता है कि देखिए नॉर्मली नेचुरल क्या होता है, नेचुरल ये होता है कि एक एग पे मिलियन ऑफ स्पर्म्स एक साथ आते हैं और नेचर सेलेक्ट करता है कि उसमें से जो बेस्ट स्पर्म है वो उसको हिट करता है और उसको फर्टिलाइज करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस नेचुरली, दैट्स व्हाई स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड इन मिलियंस। उनको मिलियंस में चाहिए और एग 1 या 2 ही निकलते हैं नेचुरल साइकिल में, है ना। और जब हम आईवीएफ में डिश में डालते हैं तब भी यही होता है कि हम एक एग को 50,000 अच्छे स्पर्म्स के साथ डिश में छोड़ देते हैं और अपने आप जो बेस्ट स्पर्म है वो उसमें घुस जाता है। इक्सी जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि हम स्पर्म को एक स्पर्म से एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप एडवांसमेंट देखिए, जबकि ये हुआ कितने पहले है 1992 में कि जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म चाहिए एक एग को नेचुरली फर्टिलाइज करने के लिए, इक्सी में आप
एक स्पर्म से एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो जिन लोगों का बहुत कम सीमन काउंट होता है, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है कि सीमन में शुरू में दिख ही नहीं रहे हैं स्पर्म्स, है ना, फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करके सैंपल को थोड़ी बहुत भी स्पर्म्स मिल गए आपको, आप उससे भी उनको अपना जेनेटिक चाइल्ड दे सकते हैं। मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज में भी नहीं मिले, आपने सेंट्रीफ्यूज करके देखा पूरा सैंपल, पैलेट में भी नहीं मिले, तो दूसरा फिर एक तरीका होता है जिसमें हम टेस्टिस में से सर्जिकली रिट्रीव कर सकते हैं स्पर्म, केवल एक नीडल डाल के, जिस प्रोसीजर को हम टीसा कहते हैं, या एक कट लगा के जो टेस्टिकुलर टिश्यू होता है उसको निकाल के, उसको क्रश करके उसमें से स्पर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब तो टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कपल को अपना ही जेनेटिक बच्चा बेबी मिले। दे। मैम, जब हम इम्प्लांटेशन करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उसको कन्वर्ट कर दें या वो बच्चे में तब्दील हो जाए। उसके लिए आपको कितना समय लेना होता है, या ये प्रोसीजर देखने में आपको कितना समय लगता है, या अगर एक इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरे के लिए आप कितना गैप लेते हैं या कितना समय हमें रखना चाहिए? देखिए, जो आप इम्प्लांटेशन की बात कह रहे हैं उसको हम अपनी लैंग्वेज में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे पहले तो आप आईवीएफ के प्रोसेस को समझें, उसको कैसे किया जाता है कि लेडी जो है नेचुरली अपना केवल एक या दो एग्स बना रही है नेचुरल, है ना, वो हमारे अपने नेचुरल हार्मोन्स हैं, उन्हीं हार्मोन्स को बाहर से एक्स्ट्रा डोज में दिया जाता है, इसलिए कि वो एक दो के बजाय ज़्यादा एग्स बनाए। तो हमारा एम क्या रहता है, 10 से 15 एग्स बन जाएं ओवरी में, और फिर उन अंडों को बाहर निकाला जाता है एक पर्टिकुलर डे पे। तो यूजुअली ये जो होता है, जब इसके लिए इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, ये बहुत ही सिंपल इंजेक्शंस हैं आजकल सबक्यूटेनियस फॉर्म में, जैसे कि ये क्या हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, जो कि जैसे नॉर्मली लोग डायबिटीज़ के लिए अपना इंसुलिन लेते हैं जी, तो उसी तरीके से कई बार तो ये पेन के फॉर्म में दिए जाते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, सब पेशेंट्स को सिखाया जा सकता है, वो अपने आप ले लेते हैं, उनको रोज़ इसके लिए आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली 8 से 11-12 दिन के इंजेक्शन लेने के बाद हम मॉनिटर करते हैं, तो लेडी जो रेडी हो जाती है रिट्रीवल के लिए। रिट्रीवल का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, किसी भी प्रोसेस में कहीं एडमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जिस दिन एग निकलना है वो प्रोसीजर भी अल्ट्रासाउंड करते हुए हम एक नीडल से वो एग्स को बाहर निकालते हैं, है ना। तो उस दिन फिर एग और स्पर्म को मिलाया जाता है। जब एग बाहर निकलते हैं तो हस्बैंड अपना सीमन सैंपल देता है और उस सैंपल से फिर एग और स्पर्म्स को मिलाया जाता है। या तो अगर हमारे पास स्पर्म्स बहुत अच्छी मात्रा में है तो फिर तो हम सिंपल आईवीएफ कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पर्म्स कम है, जैसे मैंने अभी बताया, तो हम इक्सी कर सकते हैं कि एक स्पर्म से हम एक एग को फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें कैसे एम्ब्रियो बने। तो जो एम्ब्रियो जो या भ्रूण कहते हैं हिंदी में, उसको ट्रांसफ़र करने का दिन जो होता है वो या तो तीसरा दिन होता है एग निकलने से, या 5वां दिन होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। डे 5 या ब्लास्टोसिस्ट। आज के जो नया टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो एम्ब्रियो 5 दिन तक बाहर सर्वाइव कर गया इन विट्रो बाहर शरीर के, तो एक तरीके से उसने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी कि वो अपनी ताकत दिखा दी कि मैं तो ताकतवर हूँ और मैं आगे जाके एक हेल्दी बेबी में डेवलप हो सकता हूँ। तो इसी तरीके से, तो इसीलिए ट्रांसफ़र जो है तीसरे या 5वें दिन किया जाता है। पर क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत सारे सेंटर वर्ल्ड में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर आ गए हैं। मतलब कि 5वें दिन का जो मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट बताया जी, जिसको मैं बोलती हूँ सिकंदर हमारा, सो 5वें दिन का एम्ब्रियो सिंगल डाला जाता है, ठीक है। तो उस सिंगल एम्ब्रियो से जो सक्सेस रेट है, जो ट्रांसफ़र में अगर फ्रेश ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जिस साइकिल में एग निकला उसी साइकिल में ट्रांसफ़र किया गया, तो 40 to 50% सक्सेस रेट होती है। और अगर आप फ्रोज़न साइकिल में कर रहे हो, मतलब फ्रीज़ कर लिए एम्ब्रियो और बाद में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें 70% तक सक्सेस रेट पहुंच जाती है सिंगल एम्ब्रियो से। तो अब बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ट्विनिंग को कॉम्प्लिकेशन मानते हैं। ट्रिपलेट तो है ही कॉम्प्लिकेशन, ट्विनिंग भी कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि ट्विनिंग जो होती है, अगर ट्विन्स किसी को होते हैं, ये अच्छा न्यूज़ नहीं है हमेशा, क्योंकि मैं अपने आईवीएफ पेशेंट्स को डिलीवर भी करती हूँ, तो मैंने जो लास्ट 15 सालों में ट्रेंड देखा,
जब हम 15 साल पहले आईवीएफ करते थे, हम लोग भी बहुत 2 एम्ब्रियोज डालते थे। जब ट्विन्स होते थे तो पेशेंट्स के साथ अबॉर्शन होने का, ट्विन में से एक ट्विन ख़त्म हो गया, दूसरा चल रहा है, वो दूसरे को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद होता था कि समय से पहले ट्विन्स पैदा हो गए, कमज़ोर पैदा हो गए, नर्सरी में हैं, 1-1, 2-2 महीने हैं, और फिर बेचारे पेरेंट्स नर्सरी के बाहर बैठे रहते थे। तो ये सब सिनेरियो बहुत होता था। तो ट्विनिंग जो है, ट्विन्स हमेशा कपल के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। अब हमको ये समझना है कि ट्विन्स भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन ही है, और हमें चाहिए कि हम जितना चाहे उसको अवॉइड करें। कपल को एट द एंड ऑफ द डे एक स्वस्थ सिंगल बच्चा मिलना चाहिए। जब ट्विन्स मदर कैरी करती है तो उसको ब्लड प्रेशर होने का, डायबिटीज़ होने का, और डिस्कम्फर्ट तो आप समझते ही हो, ट्विन्स के साथ कितना मदर को डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्विन्स हम लोग अब अवॉइड करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि सिंगल एम्ब्रियो डालें जिससे सिंगल बच्चा मिले। ये सिंगल एम्ब्रियो जब आप डालते हैं, इसका क्या रिकॉर्ड, मतलब क्या डाटा है हमारे पास फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल रहने का? देखिए, ये जो आप डेटा पूछ रहे हो ना, अब ये बहुत वेरीड होता है। ये ना सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक आईवीएफ सेंटर होता है उसका हार्ट है आईवीएफ लैब, है ना। तो जो आईवीएफ लैब में, वो लैब की क्या क्वालिटी है, उसका क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर उसका एक्चुअली सक्सेस रेट डिपेंड करेगा। पर जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं फ्रेश साइकिल में डे 5, तो 40 to 50% आ सकता है सक्सेस रेट अच्छी लैब्स में। और अगर हम फ्रोज़न ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 60 to 70% भी आ सकता है एक अच्छा ब्लास्टोसिस्ट अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अच्छी।